हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 का मैथमेटिक्स में अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जिस पार्ट का नाम है त्रिभुज। यानी कि इस अध्याय का क्या नाम है? त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में जो यानी कि जो चैप्टर दिया गया है त्रिभुज, उस चैप्टर में आपको त्रिभुज के बारे में, सर्वांग समता के बारे में आपको बताया गया। सर्वांग समता के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? समरूपता, यानी कि त्रिभुज की क्या समरूपता होती है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसका परिचय पढ़ेंगे, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं उसको समझेंगे। बाकी जो है क्वेश्चंस और प्रश्नावलियों को हल करेंगे। तो काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं नहीं मिल पा रहा था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और कुछ बीच में यानी कि फेस्टिवल और त्यौहार आ गए थे। इसकी वजह से अब आपको वीडियो जो है कंटिन्यू प्रत्येक दिन जो है एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि साइंस वाला जो है आपको वीडियो जो है प्रश्न उत्तर से, यानी कि जैसे कि एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है, यानी कि उसका लेक्चर नहीं रहेगा। एक एक प्रश्न का वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसका इंट्रोडक्शन जल्द ही आपको दिया जाएगा और 1 से 2 दिन में ही वो सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये, जैसा कि आपको पता है कि यानी कि 2023 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में काफ़ी कुछ का बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दे। ये जो प्रश्न यानी कि जो अध्याय है, प्रश्नावलियाँ इसमें जो है 6 प्रश्नावलियाँ थी। 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4, 6.5 और 6.6, यानी कि 6 प्रश्नावलियाँ इसमें थी। इन 6 प्रश्नावलियों को हमें पढ़ना था। इन 6 प्रश्नावलियों में अलग अलग चीज़ों को हम लोग यानी कि सीख पा रहे थे। लेकिन इस बार नया सिलेबस, जो नया बुक बना है, उसमें केवल इन्हीं 3 प्रश्नावलियों को रखा गया है। प्रश्नावली 6.1 को, 6.2 को और 6.3 को। ये 3 प्रश्नावली लास्ट के यानी कि 6.4, 6.5 और 6.6 को, इनको क्या किया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। तो मात्र हमें 3 प्रश्नावली ही पढ़नी है। 3 प्रश्नावली में समझिए कि ये प्रश्नावली 9 के बराबर है, क्योंकि इसमें जो है इंट्रोडक्शन है, यानी कि समरूप आकृति का क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो मुख्य रूप से 2 प्रश्नावलियां हैं, यानी कि 6.2 में हम लोग यानी कि प्रमेय पढ़ेंगे। एक उसी प्रमेय पे आधारित सारे प्रश्न 6.2 में मिल जाएंगे और त्रिभुज की जो समरूपता है 6.3 में पढ़ लेंगे। तो ये जो था हमारा बेसिक एग्जाम्पल, मतलब बेसिक नॉलेज था। इसको हम लोग समझ लें कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, आपको पता है। तो इसको हमें कवर करना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, तो बाकी का जो है चैप्टर जो है इजिली जो है उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पिछले अध्याय में, यानी कि पिछले कक्षा में हम लोग जो 9th में हम लोग पढ़े थे, वो त्रिभुज की क्या पढ़े थे? सर्वांग समता। सर्वांग समता यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। तो इन दोनों में सबसे पहले हम भिन्नता ढूंढेंगे, यानी कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है। ये दोनों में हम लोग सर्वांग समता और समरूपता में हम लोग समरूपता, इन दोनों में हम लोग अंतर थोड़ा सा करेंगे, ताकि हमारा सवाल जो है, जो भी सवाल पूछे उसमें हम लोग भिन्नता रखें। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम आप जानते हैं कि सभी अंग जब बराबर होंगे, यानी कि कोई भी ऐसी दो आकृतियां, त्रिभुज हो या कोई भी आकृतियां हो, उनके सभी भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसे हम लोग क्या करते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। और समरूपता में क्या है? केवल यानी कि सभी भाग बराबर नहीं होंगे, केवल उनका रूप बराबर होगा, आकृति बराबर होगी। तो इस हिसाब से हम लोग उसे क्या कहेंगे? समरूपता कहेंगे। यही बात यहाँ पे समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे परिभाषा जो है लिखा गया है। इस परिभाषा को बहुत संक्षिप्त में लिखा गया है, इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लें समरूपता की क्या बात है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 2 साबुन की बात की जाए, 2 साबुन, यानी कि एक जो है साबुन, मान लीजिए लक्स साबुन ले लेते हैं। एक साबुन आपको लक्स 5 रुपये वाला दिया जाए, छोटा, और एक साबुन बड़ा वाला, लक्स का ही हो, लेकिन वो बड़ा हो, कितने रुपये वाला हो? 10 रुपये वाला हो। तो दोनों को जब आप देखेंगे तो दोनों का बनावट एक जैसे होगा। दोनों का बनावट क्या होगा? एक जैसे होगा, लेकिन उनकी आकृतियां एक जैसी दिखेंगी। आकृतियां बिल्कुल क्या होंगी? समान दिखेंगी, लेकिन इनका आकार क्या होगा? भिन्न होगा। लेकिन एक जैसे दिखेंगे, तो इसलिए इनको हम कह सकते हैं समरूप आकृति। इन दोनों को क्या कहेंगे? समरूप आकृति।
सर्वांग सम इनको नहीं कह सकते। सर्वांग सम में सभी यानी कि सभी भाग बराबर होने चाहिए, तो इसकी लंबाई बराबर नहीं है। समानुपातिक है तो इसीलिए यानी कि समरूपता हो जाएगी, लेकिन सर्वांगसम ये नहीं हो सकता। सर्वांगसम क्या होगा, 10 रुपये वाला साबुन 10 रुपये वाले के साथ ही सर्वांगसम रहेगा, और 5 रुपये वाला साबुन 5 रुपये वाले के साथ ही सर्वांगसमता बनाएगा। तो बात आपको समझ में आ गया होगा, और इसी पे आधारित ये हमारे जो परिभाषा है समरूप आकृतियां का, वो यही आपको बताना चाहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। समरूप आकृतियां का लिखा है, ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका रूप या आकृतियां बिल्कुल समान हो। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका रूप या आकृतियां बिल्कुल समान हो, किंतु आकार में क्या हो, भिन्न हो। यहाँ पे मुख्य बात है किंतु आकार में क्या हो, भिन्न हो, यानी कि आकार क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, और आकृतियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे कोई भी दो रेखाखंड, यानी कि कोई भी अगर हम दो रेखाखंड लें तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बनाकर दिखला रहा हूँ, AB एक रेखाखंड है और एक CD रेखाखंड है। दोनों रेखाखंड है, लेकिन एक छोटा और एक क्या है, बड़ा है, लेकिन इनको हम समरूप कहेंगे। इनका रूप क्या है, समान है, इनकी आकृति क्या है, समान है, लेकिन आकार क्या है, भिन्न है। आकृतियां तो एक जैसी हैं, तो जब आकृतियां एक जैसी हैं तो इसको हम समान कहेंगे, समरूप कहेंगे। सेकंड जो है लिखा है, कोई भी दो वृत्त समरूप होता है। कोई भी दो वृत्त हो क्या होता है, समरूप होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो वृत्त, एक वृत्त मैंने छोटा वृत्त बनाया हूँ, एक वृत्त बड़ा वृत्त बनाया। यहाँ पे दोनों वृत्त की आकृतियां क्या है, बिल्कुल समान है, लेकिन इनकी आकार क्या है, भिन्न है। इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो इनका आकार भिन्न है। आकार भिन्न से कोई मतलब नहीं है, एक जैसा अगर दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। कोई भी दो वर्ग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी क्या है, दो वर्ग। अगर कोई दो वर्ग है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ये दोनों वर्ग क्या है, आपस में समरूप है। एक जैसी आकृतियां हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। एक जैसा इनका रूप दिख रहा है तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। तो इस तरह से समरूप आकृतियां क्या होती हैं, इसे आप जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है प्रश्नावली 6.1 में जो भी चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थेल्स प्रमेय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, समान अनुपातिकता का प्रमेय है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे, उसी के आधार पे जो है 6.2 की प्रश्नावली को जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और 6.1 के प्रश्नावली में रिक्त स्थान वाला है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो मेन प्रश्नावली हम लोग का 6.2 रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.1 हमारा क्या कहता है, कैसे उसको हल करना है, उसमें प्रश्न क्या है, कैसे प्रश्न है। तो किताब आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रश्नावली 6.1 में केवल इंट्रोडक्शन के रूप में ही जानकारी दी गई है, उसी को हमें समझना है। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, और एक इसमें तीसरा प्रश्न। बस प्रश्नावली 6.1 में 3 ही प्रश्न है। इन 3 प्रश्नों में पहला जो हमारा रिक्त स्थान है, दूसरा जो है उसका कुछ आंसर हमें देना है, और तीसरे में भी कुछ करना है। तो तीसरा प्रश्न बाद में, पहले इन 2 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो लिखा है प्रश्न नंबर 1 में, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कोष्टक में शब्द दिए गए ना, इन सही शब्द का प्रयोग करते हुए इस रिक्त स्थान को इसमें क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखेंगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। तो आप देख पा रहे हैं लिखा है इसमें पहला प्रश्न, सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त, अभी मैंने आपको बताया जितने भी वृत्त हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे उनकी त्रिज्याएं कितना भी क्यों न भिन्न हो, चाहे एक वृत्त छोटा हो एक वृत्त बड़ा हो, आकृति जो है उसकी समान होती है, आकार से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, समरूप होते हैं, यानी कि इस पे ट्रिक लगाएंगे समरूपता पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहला जो है हम लोग देख लिए, और इसको आप समझ जाएंगे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी हमारे क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सभी वर्गों का सभी भाग जो है बराबर नहीं होता है। तो सभी वर्ग सर्वांगसम न होकर सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे, समरूप होते हैं।
फिर उसके बाद लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से ऐसे त्रिभुज है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु समरूप नहीं होता है, क्योंकि समद्विबाहु छोटा ऐसे भी बन सकता है और समद्विबाहु ऐसे भी बन सकता है। यह भी समद्विबाहु है, देख रहे हैं ये दो भुजा बराबर, ये दो भुजा बराबर, तो ये समरूप है नहीं है। लेकिन समबाहु, समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर। तो एक त्रिभुज हमारा छोटा ऐसे बनाए, तीनों भुजा जिसमें बराबर है, या इसे हम क्या कर दें बड़ा बनाए जिसमें तीनों भुजा क्या बराबर हो, तो ये समरूप आकृतियां होती हैं। तो समद्विबाहु हमारा गलत हो जाएगा, समबाहु पे हम लोग ट्रिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे समबाहु, समबाहु। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद से नंबर 4 जो दिया है, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि 4 में 2 भाग कर दिया है, ए और बी। तो फिर से इसको हम लोग देखेंगे, लिखा है भुजाओं की समान संख्या, जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। इतने यानी कि समान वाले दो बहुभुज ऐसे हैं जिनमें भुजाओं की संख्या समान है, वो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? समानुपाती हो। उनके संगत कोण क्या हो? समानुपाती हो कि बराबर हो। तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? समानुपाती नहीं, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, भुजाओं की समान संख्या। तो भुजाओं की मान लीजिए जैसे कि हम ये कहें, एक हम चतुर्भुज लेते हैं, ये चतुर्भुज हम लिए हैं, तो ये चतुर्भुज इस चतुर्भुज के समरूप कब होगा? जब इसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि समरूप यानी कि संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर दो यानी कि दो बहुभुज हैं, तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी वो समरूप होंगे। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं संगत कोण आपस में क्या है? बराबर है। तब इसे हम लोग जो है कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां क्या है? समरूप है। ये समरूप का क्या है? सिंबल है। तो यहाँ पे उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए या बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। यानी कि संगत भुजा जो है समानुपाती होनी चाहिए। तो इसमें समानुपाती भरेंगे। कैसे संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए? जैसे कि इसका नाम दे दें A B C D, इसका नाम दे दें हम लोग P Q R S। ये जो है दो चतुर्भुज है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोण A का संगत कोण P है, कोण B का संगत कोण Q है, कोण C का संगत कोण R है, कोण D का संगत कोण S है। तो संगत कोण बराबर हैं, तो ये समरूप हो गए। और साथ में संगत कोण बराबर के साथ साथ क्या होना चाहिए? इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, इसका मतलब कि AB का संगत भुजा कौन है? AB का संगत भुजा PQ है। BC का संगत भुजा कौन है? QR है। RS का संगत कौन हो जाएगा? DC हो जाएगा या CD हो जाएगा। इसी तरह से इसका संगत कौन होगा? AD का संगत हो जाएगा PS। तो आप समझ पा रहे होंगे कौन किसके संगत है। तो ये संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। इसका मतलब यानी कि AB बटे PQ, ये भुजा क्या हुआ? इन दोनों भुजाओं के संगत भुजाओं का क्या है? ये अनुपात है। इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बनाएंगे, BC बटे हो जाएगा QR। बात समझ में आ रही होगी आपको। AB का संगत भुजा कौन है? PQ। इन दोनों का अनुपात मैंने बना लिया। BC का संगत कौन है? BC का संगत है QR। इन दोनों का BC बटे QR, इन दोनों का अनुपात बनाया। फिर DC का संगत कौन हो जाएगा? SR, DC बटे SR। फिर AD का संगत कौन हो जाएगा? AD का संगत हो जाएगा आपका PS। तो ये इनका अनुपात जो है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है क्या होना चाहिए? बराबर, आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तो यहाँ पे इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई? समानुपाती हो गई। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोण संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बहुभुज आपस में क्या है? दोनों बहुभुज यानी कि चतुर्भुज आपस में क्या है? समरूप है। तो वही ये कहना चाहता था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इन दो बात को याद रखेंगे। कोई भी आकृति है,
कोई भी आकृति अगर समरूप होगी तो दो बातों से समरूप हो सकती है, उसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और संगत भुजाएं उनकी क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अगर ये दो चीज घटित तो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृति क्या है, समरूप है। यही समरूपता की पहचान करने का क्या है, आधार है। तो इस तरह से पहला प्रश्न तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये रिक्त स्थान था, तो रिक्त स्थान में हम लोगों ने क्या किया, इसको फिल कर लिया। अब उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी कि निम्नलिखित युग्म, यानी कि जो युग्म दिया है इनके दो, यानी कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। तो देखते हैं किसका किसका उदाहरण देना लिखा है। समरूप आकृतियां का उदाहरण देना है और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो इन्हें हमें उदाहरण के रूप में बताना है। तो उत्तर में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट का उत्तर यानी कि देखेंगे, पहला का हम लोग उदाहरण देंगे। कौन सी ऐसी दो आकृतियां हैं जो आपस में समरूप होती हैं। तो आपको पता है पहले का हो जाएगा ए, इसमें दो उदाहरण देना है ना, लिखा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण हम लोग का पहले का हो जाएगा ए। तो लिख देंगे यहाँ पे सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। एक उदाहरण तो हो गया, एक उदाहरण हमने बता दिया समरूप आकृति की कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा उदाहरण भी देना है, इसमें दो उदाहरण देना है। तो एक बी वाला उदाहरण एक दे देंगे, ए दे दिए, और बी के लिए उदाहरण देंगे पहले के लिए। इसके लिए क्या कर दें, सभी वर्ग को कह देंगे, या सभी समबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप नहीं होते, आयत को हम नहीं लिख सकते। तो सभी वर्ग को लिख देते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप, यहाँ पे समरूप मैंने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने समरूप क्या किया है, 2 बार लिख दिया है। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसको मिटा कर यहाँ पे लिख देते हैं, होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो पहला समरूप आकृतियां का मैंने 2 उदाहरण दे दिया, एक वृत्त का और एक वर्ग का। तो 2 उदाहरण हो गया, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हो गए। दूसरे आकृति के लिए भी हमें उत्तर देना है। तो दूसरे आकृति में भी ऐसी आकृतियां बतानी जो समरूप न हो। तो समरूप न हो तो यानी कि इसका भी 2 उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण ए हम लोग देंगे। एक हम लोग ले लेते हैं वृत्त और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज क्या आपस में समरूप हो सकते हैं? तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वृत्त और त्रिभुज समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते हैं। तो एक उदाहरण तो हमारा हो गया, वृत्त और त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। एक और उदाहरण हमें देना है कि जो समरूप आकृतियां न हो। तो एक हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। आप जानते होंगे विषम बाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर ना हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज ये समरूप नहीं हो सकते, समरूप नहीं हो सकते। तो इस तरह से उदाहरण जो है हम लोगों ने क्या किया, 2 उदाहरण दे दिया जो आकृति समरूप नहीं हो सकती। तो ये प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इनको समझने के लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। प्रश्न नंबर 2 के लिए समरूप आकृतियां यानी कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आप देख पा रहे हैं सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो मैं यही ले लिया, सभी वर्ग समरूप होते हैं। दूसरा भी मैंने यही ले लिया कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप होने की 2 आकृति तो मैंने बता दिया कि ये दो आकृतियां समरूप हो सकते हैं। फिर दूसरे में लिखा था ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो वृत्त और त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते। तो सही बात है, मान लीजिए वृत्त हम बना रहे हैं ये और त्रिभुज बन रहा है ये दोनों आकृति कभी समरूप होंगे? कभी नहीं हो सकते।
फिर उसके बाद से लिखे समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु में जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर ना हो, तो विषमबाहु त्रिभुज हम लोग इसे बोलते हैं। ये बताइए ये दोनों आकृति क्या समरूप है? नहीं है। ये है विषमबाहु त्रिभुज, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं हो सकते। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पे जो दो चतुर्भुज दिया गया है ये आपस में समरूप है कि नहीं, इसे जो है आपको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं। अभी प्रश्न नंबर 2 जो हम लोग पढ़े हैं, प्रश्न नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े, यही ना पढ़े थे कि समरूपता, अगर दो आकृतियों के बीच में अगर समरूपता है, समरूप अगर हैं दोनों आकृतियां, तो दो चीजों पे शर्त, यानी कि दो शर्त को पूरा करें तो समरूप होंगे। पहला शर्त यह है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। दूसरा यह है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण बराबर रहेगी और संगत भुजाएं जो हैं समानुपातिक रहेंगी, तभी जो है दो आकृतियां जो है समरूप हो सकती हैं। अगर दोनों में से कोई एक रहेगा एक नहीं रहेगा तो समरूप नहीं होंगे। और वही चीज यहाँ पे इन दोनों आकृतियों में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। इनकी सभी भुजाएं, ये जो दिया है चतुर्भुज, ये जो है हमें लग रहा है समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज की सभी भुजाएं 1.5 सेमी 1.5 सेमी है। ये जो यहाँ पे चतुर्भुज दिया है इसकी सभी भुजा क्या है, 3 सेमी 3 सेमी 3 सेमी और 3 सेमी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका जो है समानुपातिक, यानी कि इसकी संगत भुजा, यानी कि ये है PQ, क्या है PQ बटे AB। आप देख पा रहे हैं PQ का संगत भुजा क्या है AB, बराबर होना चाहिए किसके, QR बटे BC के। और उसके बाद इसका यानी कि RS बटे हो जाएगा आपका CD, बराबर होना चाहिए किसके साथ, SP बटे हो जाएगा आपका DA। तो ये अगर आप देख पाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि PQ QR RS SP, PQ QR RS SP, यानी सबका जो मान है वो कितना है, 1.5 है, 1.5 है। फिर उसके बाद आप ये देखिए AB BC CD DA, AB BC CD और DA सबका जो माप है वो कितना है, 3 है, 3 सेमी है। तो 3 यानी कि बस 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्या है 3 सेमी, 3 सेमी। तो आप देख पा रहे हैं सभी आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में बराबर है, सभी अनुपात आपस में बराबर है। तो इनकी संगत भुजाएं जो है क्या है, समानुपातिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों चतुर्भुज की संगत भुजाएं समानुपातिक हैं। चलिए एक शर्त तो हम लोग देख लिए, एक शर्त तो पूरा हो रहा है, यानी क्या था, दोनों चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्या है, समानुपातिक है। अब इनके कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोण जो है, प्रत्येक कोण सब क्या है, 90-90 यानी कि समकोण है, 90-90 अंश के हैं। और ये जो है समकोण नहीं है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, समचतुर्भुज है, तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है, तो संगत कोण बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण P नॉट इज इक्वल टू कोण A, फिर कॉमा कोण Q नॉट इज इक्वल टू कोण B, फिर उसके बाद से कॉमा कोण R नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कोण C, फिर लिख लेंगे और एवं कोण S नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कोण D। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी इनका कोण संगत कोण बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे यहाँ संगत कोण, लिखेंगे यहाँ दोनों चतुर्भुज, चूंकि लगा देंगे, चूंकि यहाँ दोनों चतुर्भुज की संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए
चतुर्भुज, इसलिए हो जाएगा हमारा चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। आपको पता है पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं इन दो शर्तों के लिए। ये दो शर्त आपको बताए जा रहे हैं। समरूपता होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। एक तो संगत भुजा जो है समानुपातिक होनी चाहिए और संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपातिक हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज PQRS और ABCD यानी जो दोनों चतुर्भुज हैं ये समरूप नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा तो इसके साथ साथ हमारा प्रश्नावली 6.1 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हमारा इस पार्ट के लिए, इस अध्याय के लिए 2 प्रश्नावली बचा है, जो दोनों प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार थेल्स प्रमेय आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो अगला वीडियो हमारा थेल्स प्रमेय पर रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 6.2 और 6.3 को कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और अब से जो है आपको वीडियो जो है प्रत्येक दिन जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।